आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है C1 फिज़िक्स फर्स्ट ईयर का, और चैप्टर नंबर 9 हमने शुरू किया हुआ है। कल हमने हाइगन प्रिंसिपल के दो पार्ट्स जो थे उनको स्टडी किया था, और वो दो पार्ट्स में पहला पार्ट जो है वो ये कहता है कि जो हर पॉइंट है किसी वेव फ्रंट के ऊपर, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स को प्रोड्यूस करने का बायस बनता है। और दूसरा पार्ट ये था कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स होते हैं उनकी पोजीशन को अगर आपने फाइंड करना हो तो उन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर एक सरफेस को कंस्ट्रक्ट जो है वो करना पड़ता है। तो वो जो सरफेस आप कंस्ट्रक्ट करते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर, तो उसकी मदद से आप जो है वो पोजीशन और लोकेशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज करें कि हमारे पास एक वेव फ्रंट है ए बी। लेट अस कंसिडर ए वेव फ्रंट ए बी। एक ए बी हमारे पास वेव फ्रंट है प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ लाइट एस, प्रोड्यूस्ड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट एस। एक सोर्स ऑफ लाइट एस जो है वो इस वेव फ्रंट ए बी को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव फ्रंट है, ये देखें, ये ए बी हमारे पास वेव फ्रंट है, ये सोर्स एस है, और ये इसके ऊपर वेव फ्रंट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, सपोज वी वांट टू फाइंड द न्यू पोजीशन। सपोज वी वांट टू फाइंड द न्यू पोजीशन। सपोज करें कि आप फाइंड करना चाहते हैं नई पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट आफ्टर टाइम डेल्टा टी। किसी टाइम डेल्टा टी के बाद आप फाइंड करना चाहते हैं पोजीशन। तो ईच डॉट जो है ऑन दिस वेव फ्रंट इज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये हर डॉट जो इस वेव फ्रंट के ऊपर है, ये वाला, ठीक है, इसको हम कंसिडर करेंगे एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। ठीक है, तो ईच डॉट on the wave front is considered as the source of secondary wave fronts। ठीक है जी, तो हर डॉट जो इस सरफेस के ऊपर है उस हर डॉट को हम कंसिडर करेंगे तो उस हर डॉट को जो है हम कंसिडर करेंगे एज द सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हम यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसके दरमियान वो सी डेल्टा। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं कि ये ए प्राइम और बी प्राइम हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं। तो ये वेव फ्रंट्स इनकी वजह से, ये जो डॉट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस पर्पस के लिए जो ईच डॉट है इस वेव फ्रंट पर, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी
वेव फ्रंट्स के तौर पर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम जो है वो ड्रा करें हेमिस्फीयर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ रेडियस सी डेल्टा टी, ठीक है। अब ये जो हमने ड्रा किए हैं ये हेमिस्फीयर्स हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के। वी ड्रा हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा। हेमिस्फीयर्स ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, हमने हेमिस्फीयर जो हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के वो ड्रा किए हैं ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। और यहां पर सी क्या है, यहां पर वेयर सी इज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जहां पे सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये हमने हेमिस्फीयर्स यानी कि आधा स्फीयर, ये जो होता है ना इस तरह करके, ये हेमिस्फीयर है, ये आधा स्फीयर जो है ये हमने ड्रा किया यहां पर। और डेल्टा टी जो है ये क्या, यहाँ पर दैट इज द टाइम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रॉम वन वेव टू द अदर, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, इज द टाइम ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रॉम वन वेव टू एन अदर वेव, ठीक है। यानी कि एक से दूसरी, ये डेल्टा टी वो टाइम है, एक वेव से दूसरी वेव तक जाने का जो टाइम है वो डेल्टा वी। तो अब आप देखें कि यहाँ पर ये प्राइमरी वेव फ्रंट्स थे, ये प्राइमरी वेव फ्रंट था और इसके अंदर जितने ये डॉट्स थे इनकी वजह से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। तो पहला जो फास्टूलेट है वो यही कहता है कि हमेशा जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। को जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स होते हैं वही सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की प्रोडक्शन का बायस जो है बनते हैं। अब आप तमाम जो सिमिलर पॉइंट्स हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर उनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो उसके बाद जब इनको ज्वाइन करेंगे इन तमाम पॉइंट्स को, तो ये ए प्राइम बी प्राइम जो है हमारे पास ये दूसरा वेव फ्रंट जो है वो बन जाएगा, न्यू वेव फॉर्म जो है वो हमारे पास बन जाएगी। नो ज्वाइन ऑल सिमिलर पॉइंट्स, तो जितने सिमिलर पॉइंट्स उनको ज्वाइन करें ऑन द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर, विच गिव न्यू फॉर्म, विच गिव न्यू वेव फॉर्म ए प्राइम बी प्राइम, जो कि एक नई वेव फॉर्म देगा ए प्राइम और बी प्राइम। तो ये जो है हमारे पास दिस इज आल्सो टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, दिस इज आल्सो टेंजेंट टू द सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। तो ये टेंजेंट है सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पे एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी के ऊपर। देखें ना ये अब सरफेस के ऊपर ये टेंजेंट है इन सारे, ये
जो लाइन होती है किसी हेमिस्फीयर के ऊपर, ये टेंजेंट है। तो ये सरफेस इसके ऊपर टेंजेंट है किसी टाइम t ओवर डेल्टा t के ऊपर, ठीक है। इसी तरह हम इस एक और फिगर बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखें कि ये एक सी वेव फ्रंट है और यहाँ पर ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं। तो इनके ऊपर ये टेंजेंट हम ड्रा कर देते हैं। ये कोई सी डी और ये सी प्राइम डी प्राइम है हमारे पास, और इसके दरमियान डिस्टेंस सी डेल्टा टी है। तो हमारे पास जो सी डी है, ये पोजीशन है, सी डी इज द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट टाइम टी। ये हमारे पास कोई पोजीशन है वेव फ्रंट की किसी टाइम टी के ऊपर। तो सी डी प्राइम जो है ये पोजीशन है न्यू वेव फ्रंट की। सी प्राइम डी प्राइम इज द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। तो जो न्यू पोजीशन है वेव फ्रंट्स की, उसको हम फाइंड कर सकते हैं बाय ड्राइंग ए टेंजेंट ऑन दीज वेव फ्रंट्स, ठीक है। द पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ secondary wave fronts can be found by drawing the tangent line on these wave fronts। तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं उनके ऊपर ये सी प्राइम डी प्राइम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, तो इनके ऊपर ये टेंजेंट लाइन आप ड्रा कर दें, तो इस टेंजेंट लाइन की मदद से हम सेकेंडरी वेव फ्रंट्स जो हैं उनकी पोजीशन और लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने जो है ये स्टडी करके देखा कि हम किस तरह हाइजेंस की थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइजेंस की थ्योरी यही कहती है कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट्स हैं वो काज बनते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के, और सेकेंडरी वेव फ्रंट्स यानी कि जो न्यू वेव फ्रंट्स बनते हैं इनकी पोजीशन और लोकेशन को अगर आपने फाइंड करना है तो इनकी पोजीशन और लोकेशन को आप बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ए टेंजेंट ऑन दी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमने ये तो हाइजेंस थ्योरी जो है इसको स्टडी करके देख लिया। अब आप आए आगे, तो आगे हमने स्टडी करनी है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। आपने इंटरफेरेंस जो है वो स्टडी की है पहले वेव्स की। हमने इंटरफेरेंस को क्या डिफाइन किया था कि अगर कोई दो वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ की सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड के साथ मूव कर रही हो, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
ये वेव्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं और सुपर इम्पोज करने के नतीजे में इनका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होता है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है या मिनिमम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के फेज ऑफ द वेव्स जो है वो किस तरह। तो ये जो फिनोमेना होता है कि जिसमें वेव्स एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करती हैं, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इसको लाइट के लिए हम देखते हैं, क्योंकि लाइट भी जो वेव्स ही हैं, तो व्हेन टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स, तो जब दो आइडेंटिकल लाइट वेव्स जो हैं ट्रैवलिंग इन ए सेम डायरेक्शन, जब वो ट्रैवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में, सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें इन सच अ वे, इन सच अ वे, इस तरह के रीइंफोर्स करें, दैट दे रीइंफोर्स, यानी कि रीइंफोर्स का मतलब है कि एक दूसरे को फोर्स करें, एक दूसरे को फोर्स करें ईच अदर एट सम पॉइंट्स एंड कैंसल ईच अदर, और कैंसिल करें एक दूसरे को एट अदर पॉइंट्स, कोई और पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो सच phenomenon is known as interference of light waves। तो when two identical waves, यानी कि दो आइडेंटिकल वेव्स हों और वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ये देखें, ये वेव है वन, इस तरफ जा रही है, एक ये वेव है टू, ये इस तरफ जा रही है, ये दो आइडेंटिकल वेव्स हैं और ये मूव कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं या सुपर इम्पोज कर जाएं, तो इसके नतीजे में ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को एट सम पॉइंट्स ये रीइंफोर्स करती हैं और कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और हमें पता है कि लाइट वेव्स हैं तो फिर जो वेव्स होती हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है उसको फॉलो करती है। अब हमारे पास जो इंटरफेरेंस है, ये इंटरफेरेंस जो है ये हमारे पास दो किस्म की होती है। तो ये दो किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। There are two types of interference। नंबर वन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और नंबर टू को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यह आपने पहले भी पढ़ी है।
लेकिन यहाँ पर हम इनको लाइट वेव्स के लिए जो है वो स्टडी करने लगे हैं। तो पहला नंबर पर देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर जो लाइट वेव्स हैं वो मीट करें किसी पॉइंट पर इस तरह के रीइंफोर्स करें एक दूसरे को, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो इस किस्म की जो इंटरफेरेंस होती है इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, इफ टू लाइट वेव्स, अगर दो लाइट वेव्स मीट एट ए पॉइंट, मीट करें किसी पॉइंट के ऊपर इन सच अ वे, इन सच अ वे दैट दे रीइंफोर्स ईच अदर, वो एक दूसरे को फोर्स करें। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट displacement will be maximum is known as constructive interference। ठीक है, तो अगर दो लाइट वेव्स किसी पॉइंट पर मिले और एक दूसरे को रीइंफोर्स करें और जो रिजल्टेंट हमारे पास एम्पलीट्यूड आए वो मैक्सिमम हो, यानी कि अगर एक ये वेव है 1, एक ये वेव है 2, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, और जब ये किसी पॉइंट पर मीट करें और इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाए, इस रिजल्टेंट वेव 3 का, तो जो ये इन फेज थी, तो इन फेज होने की वजह से क्रस्ट के ऊपर फॉल हुआ और ट्रफ के ऊपर फॉल हुआ, जिसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम आ गया। ठीक है, तो ये इस जब इन फेज वेव हो तो वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये वेव्स आप कह सकते हैं कि दीज वेव्स आर इन फेज। ये वेव जो है इन फेज थी, मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन दैम, इनके दरमियान थीटा 0 डिग्री था। ये पैरेलल थी, क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ट्रफ के ऊपर फॉल कर रहा है। तो ये हमारे पास पहली किस्म की इंटरफेरेंस है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद दूसरे नंबर पर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की देखें आप डेफिनेशन, इफ टू लाइव वेव्स if two light waves meet at a point, अगर दो लाइट वेव्स एक पॉइंट के ऊपर मिले in a such a way they cancel each other, ये एक दूसरे को कैंसल कर दें। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिनिमम हो, is known as so this phenomenon is known as destructive
इंटरफेरेंस। तो ये फिनोमेना जो यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो इस फिनोमेना को यानी कि इस केस के अंदर, इन दिस केस द लाइट वेव्स आर आउट ऑफ फेज, मीन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस केस के अंदर वेव्स जो होती हैं वो आउट ऑफ फेज होती हैं और इनके लिए थीटा जो है वो 180 डिग्री के बराबर, यानी कि क्रस्ट ट्रफ पे फॉल करता है और ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है। यही फिगर हम यहाँ पर बताते हैं। आउट ऑफ फेज वेव्स हैं दोनों, एक वेव ये है 1 और दूसरी वेव ये है 2, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट अगर आप बनाएं, इनका रिजल्टेंट 3 वेव जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ये आउट ऑफ फेज है, क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहा है, ट्रफ क्रस्ट पे फॉल कर रहा है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल जो है वो कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये हमने अब देख लिया कि हमारे पास लाइट वेव्स जो है ये भी वेव्स की तरह कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो करती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कंडीशंस होती हैं डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस के लिए। कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस, यानी कि क्या कंडीशन है कि जिसके तहत हम इंटरफेरेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है ये इजीली ऑब्जर्व नहीं होती ड्यू टू रैंडम एमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स। तो लिहाजा हमें फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए। नंबर 1 ये है कि इंटरफेयरिंग बीम्स जो हैं दे मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, यानी कि इनकी सिंगल फ्रिक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ हो, और द इंटरफेयरिंग बीम जो है ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट हो, यानी कि इन फेज हो, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस जो हैं ये हमें हर सूरत में इंटरफेरेंस को डिटेक्ट करने के लिए पूरी करनी पड़ती हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है कैन नॉट बी डिटरमिन्ड easily due to random emission of light, रैंडम एमिशन ऑफ लाइट की वजह से फ्रॉम ए सोर्स। सो to observe interference, these conditions must be fulfilled। तो फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं इनको मस्ट फुलफिल होना। नंबर 1, द इंटरफेयरिंग बीम मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट बी द इंटरफेयरिंग beams must be monochromatic, mean single frequency and
सिंगल वेवलेंथ, यानी कि इनकी सिंगल फ्रिक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ हो। रैंडम, हमें शुरू में क्या रैंडम, ये जो आम बल्ब में से लाइट निकल रही होती है ना, ये रैंडम लाइट निकल रही होती है, तो ये इस रैंडम लाइट की वजह से नहीं हम ऑब्जर्व कर सकते इंटरफेरेंस को। इंटरफेरेंस के लिए बिल्कुल जैसे लेज़र की लाइट होती है ना, जो एक बीम की शक्ल में मूव करती है, ऐसी सिंगल फ्रिक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ की लाइट चाहिए। द इंटरफेयरिंग beams must be coherent, और जो इंटरफेरेंस बीम है वो लाजमी तौर पर कोहेरेंट होनी है, मतलब इन फेज हो, इनका फेज एक जैसा हो। तो अगर बीम कोहेरेंट होगी और बीम्स मोनोक्रोमेटिक होंगी तो फिर वो इंटरफेयर करेंगी। अगर वो मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट नहीं होगी तो फिर आप इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कल यहाँ पर हम लेक्चर को एंड करते हैं। तो कल फिर हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेस, प्रोडक्शन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसको स्टडी करके देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं लेक्चर को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।